हमारे लोग मेरठ के अंदर अगर हम सर्च करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 500 लड़के एमए बीएड और बीए निकलेंगे आपको। 3,30,000 में 49,500 शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं रिजर्व में। 49,500 में 4,500 सीट वाल्मीकि के पास ना दरोगा है, ना थानेदार है, ना एसएचओ है, ना हेड कांस्टेबल है, जबकि सबसे ज्यादा हमारी कौम मारने मरने में एक नंबर पर रहती है। आप अगर हमारे हिमायती होते, आप अगर हमारे हम सफर होते, बहुजन समाज की तथाकथित बहनजी नेता और चंद्रशेखर रावण, तुमको हमने अपना नेता माना था और तुमने पीठ पे छुरा भोंक करके ये बता दिया, लोकसभा में कह दिया कि चमार रेजिमेंट बने, दलित रेजिमेंट क्यों नहीं बने। तब तक वाल्मीकि तुम्हारे साथ था, तुमने वाल्मीकि को धोखा दिया और तुम्हारी भीम आर्मी से 10 लाख लोगों ने आपकी भीम आर्मी को छोड़ दिया, छोड़ा भाइयों। 3 लाख स्कूल के अंदर 22% कोटे के हिसाब से अगर लगाया जाए तो 22% तो छोड़ दो, अगर एक एक स्कूल के अंदर 4-4 भी टीचर हुए, कितने 4-4 मास्टर अगर हुए तो 4 तिया 12, 12 का मतलब हो गया, कितने हो गए, नहीं 12 लाख टीचर। 3 लाख स्कूलों में 12 लाख टीचर, 12 लाख टीचर हो गए। आपके वाल्मीकि समाज के, धोबी समाज के, धानुक समाज के 12 लाख छोड़ दो, आपके 1200 टीचर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। कितना भयानक डेटा है बताइए। और मैं आपको आंकड़े गिना दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 30 विश्वविद्यालय हैं, 7,371 डिग्री कॉलेज हैं। कितने? 7,371। 75 जिले हैं, 75 जिलों में 31 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। उनमें डिग्री कॉलेज के अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, टीचर, तमाम रीडर, तमाम दुनिया भर की वैकेंसियों पर हैं। लेकिन हमारे, मुझे लगता है कि मेरठ शहर में 2-4 होंगे, आगरा में 2-4 होंगे, इस तरीके से 1-1, 2-2 आंकड़ों में फंस कर रह जाते। लेकिन इसका उल्टा मैं चेहरा दिखा दूं, हमारे लोग मेरठ के अंदर अगर हम सर्च करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 500 लड़के एमए बीएड और बीए निकलेंगे आपको। बताइए, क्या ये एक मेरठ शहर से जब 500 लड़के लड़कियां मिल सकते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डिवीजन हैं, 75 जिले हैं, और ये कह रहे हैं कि नौकरियां खत्म हो गई हैं। तो भाई सरकारी स्कूलों में मास्टर तो प्राइवेट हुए नहीं अभी तक, सरकारी हुए हैं क्या? ना तो प्राइवेट में, ना तो प्राइमरी स्कूल में हुए, ना इंटर कॉलेज में हुए, कहीं नहीं हुए। सिपाही, न सिपाही प्राइवेट हुआ, न दरोगा प्राइवेट हुआ, न एसएचओ प्राइवेट हुआ, न एसपी प्राइवेट हुआ, न एसएसपी प्राइवेट हुआ, न डीआईजी प्राइवेट हुआ, न आईजी प्राइवेट हुआ, न डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्राइवेट हुआ। कितने हैं मालूम है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर? 3,30,000 पुलिस स्टाफ है, सिपाही से लेकर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश। 3,30,000। 3,30,000 में 49,500 शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं रिजर्व में। 49,500 में 4,500 सीट वाल्मीकि के पास ना दरोगा है, ना थानेदार है, ना एसएचओ है, ना हेड कांस्टेबल है, जबकि सबसे ज्यादा हमारी कौम मारने मरने में एक नंबर पर रहती है। अरे जो मारने मरने वाली कौम है, कट्टर हिंदू के नाम से मर जाएगी, मार देगी। इस धर्म की रक्षा करने वाली ये सबसे बड़ी कौम है, और वही बेचारे के हाथ में झाड़ू है पढ़ लिख करके। तो इससे बड़ी क्या शर्म की बात हो सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है तो क्या हमारे बच्चे सिपाही ना बने? सिपाही बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हेड कांस्टेबल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? रेडियो ऑपरेटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब इंस्पेक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इंस्पेक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और 75 जिले में, एक एक जिले के अंदर 16 क्या है, थाने हैं, 16 थाने। अगर एक एक थाने में भी अगर एक एक सब इंस्पेक्टर मिला तो जो हमारे लोगों के साथ जो घटनाएं होती हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं कि फलाने गांव में वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ ये घटना हो गई। अरे आप अगर हमारे रहबर होते,
आप अगर हमारे हिमायती होते, आप अगर हमारे हम सफर होते, बहुजन समाज की तथाकथित बहनजी नेता और चंद्रशेखर रावण, तुमको हमने अपना नेता माना था और तुमने पीठ पे छुरा भोंक करके ये बता दिया, लोकसभा में कह दिया कि चमार रेजिमेंट बने, दलित रेजिमेंट क्यों नहीं बने? बताओ साथियों। आज वो ये कह रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में लोगों को इकट्ठा करके, हरियाणा से लोग आ गए, दुष्यंत चौटाला के लोग, मुलायम सिंह अखिलेश पार्टी के लोग पहुंच गए, यादव पहुंच गए, मोहम्मदन पहुंच गए और बिहार से लोग आ गए, एआईएम के लोग आ गए। चंद्रशेखर जी, तुम्हारा वजूद क्या? तुम्हारे लोग कहां थे जब तक वाल्मीकि तुम्हारे साथ था? तुमने वाल्मीकि को धोखा दिया और तुम्हारी भीम आर्मी से 10 लाख लोगों ने आपकी भीम आर्मी को छोड़ दिया, छोड़ा भाइयों, भीम आर्मी को छोड़ा है। आज के इतिहास में समझ लीजिएगा, जो वाल्मीकि समाज के जो नौजवान हैं, जो भाईचारे की दुकान खोल रहे हैं, भाईचारे की दुकान, हमारा उनसे झगड़ा नहीं है, हमारा जाटव के साथ झगड़ा नहीं है। झगड़ा वो कर रहे हैं, नीचा हमें वो दिखा रहे हैं। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि हमारे आरक्षण का हिस्सा हमको दे दो, चाहे इनको पूरी दुनिया दे दो, हमारा हिस्सा हमको दे दो। दिल्ली में भी वही हाल है, पूरे भारत में वही हाल है। अब मेरी बात, मैंने आंकड़े तो आपके सामने रख दिए हैं, यूनिवर्सिटी के रख दिए, पुलिस के रख दिए, डॉक्टरों के भी रख दूं। आरक्षण केवल यहां खत्म नहीं होता है। आरक्षण पहली बात शुरुआत होती है शिक्षा से। जो आईआईटी पर बच्चे पढ़ेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरठ में मुझे नहीं लगता कि एक भी 2-4 लोग आईआईटीएन होंगे। बहुत सारे बच्चों ने प्राइवेट से आईआईटी करी है, बीटेक करी है, बीटेक की है, लेकिन वहां पर वो लोग कब्जा करे हुए बैठे हैं, क्योंकि वहां भी वो लोगों के बच्चे सक्षम होकर के उन्होंने कोटा को पूरा किया है। हमारे लोगों को कोटा नहीं होने दिया पूरा, क्योंकि मेरिट में वो लोग ऊपर पहुंच रहे हैं। अब दूसरी बात, जो आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके करने के बाद 25 आईआईएम है भारत के अंदर सर, 25, जिससे एमबीए करने के बाद पता है क्या बनता है? वो किसी को 25 लाख का पैकेज, मरे से मरा 25 लाख 20 लाख का पैकेज मिलता है, मरे से मरा। और पैकेज हाईएस्ट पे पता है कितना जाता है? कोलकाता और अहमदाबाद और बेंगलोर से आईआईएम करने के बाद 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ के पैकेज पे बच्चे जाते हैं, जो देश की मल्टीनेशनल कंपनियों में मैनेजर बनते हैं। अगर ये आरक्षण की सुविधा अगर दलितों में बांट दी गई तो न जाने कितने वाल्मीकि समाज के, कितने धोबी समाज के, कितने खटीक समाज के लोग आईआईएम से मैनेजमेंट करके उन कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचेंगे, सीईओ तक पहुंचेंगे, न जाने अपने लोगों को, कितने लोगों को रोजगार देंगे। इस बात की लड़ाई है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे लिए कोई असुविधा नहीं है, लग्जरी लाइफ जी सकता हूं। और ऐसा नहीं है कि वर्गीकरण आने के बाद मैं कूदा हूं। मेरे फादर ने कहा था, मेरे फादर डॉक्टर अंबेडकर साहब की अंत्येष्टि में शामिल हुए, उनके साथ रहे। दिल्ली के अंदर जीपीओ पोस्ट ऑफिस में बाबा साहब की तस्वीर लगाने वाले, जीपीओ हेडक्वार्टर के अंदर बाबा साहब की तस्वीर लगाने वाले मेरे फादर थे 1960 और 65 के दशक में। मैं उनका खून हूं। उन्होंने कहा, बेटा कमा तो सब लेते हैं, पेट तो जानवर भी भर लेता है, अपना अपना सब कर लेते हैं, लेकिन असली इंसान, असली सामाजिक वो पुरुष है जो अपना तो देखे, अपने परिवार को बहुत अच्छा बेटर करे, लेकिन अपने परिवार को बेटर करने के साथ साथ जो पड़ोसी के दुख में शामिल हो, अपने नाते रिश्तेदारों के दुख में शामिल हो, अपने समाज की लड़ाई के लिए आगे कदम बढ़ाए। असली जीना समाज के लिए उसको कहते हैं। मैं इसीलिए समाज की इस लड़ाई में जो मेरे कंधों पर जो बोझ रखा है, मैं उस बोझ को नहीं, वो मेरे लिए बोझ नहीं है, वो मेरे लिए सम्मान की लड़ाई है। अगर मेरे एक एक खून का कतरा अगर मेरी समाज के लिए काम आएगा, तो शायद मेरे मरने के बाद
जो लाखों लोगों के अंदर एक चेष्टा होगी कि वाह यार, एक योद्धा था, एक लड़ाकू था जो समाज के लिए लड़ते लड़ते चला गया। मैं उस जिंदगी को जीना चाहता हूं, मुझे और कोई जिंदगी नहीं चाहिए। साथियों, मैं ये देखता हूं कि हमारे अपने लोग, हमारे अपने वाल्मीकि समाज के लोग, अगर आपने ये मीटिंग बुलाई है तो आधे से ज्यादा लोग आपकी मीटिंग की फेलियरिटी की बात कर रहे होंगे, फेलियरिटी की बात कर रहे होंगे। ये कह रहे होंगे कितने लोग थे, कितने आए, क्या क्या हुआ, क्या इंतजामात थे, कौन कौन था, ये सब बात कर रहे होंगे। लेकिन वो ये नहीं कह रहे होंगे कि लोगों में बात करने के लिए लोग बाहर से आए और 4 घंटे नहीं 6 घंटे तक 4 बजे से बैठ करके इंतजार किया और उस पर चर्चा करी। अरे तुमसे तो अच्छे हैं जो तुम तो समाज को गालियां दे रहे हो, अरे तुमसे ये लोग बढ़िया है जो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं, आगे की लड़ाई तैयार कर रहे हैं। आप लोग बहुत बड़े हो, आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझो। हम तो अकेले चले थे। मेयर अशोक अज्ञानी जी रात को जैसे ही 1 तारीख को निर्णय आया, 2 तारीख को उन्होंने गालियां देनी शुरू की, 3 तारीख को मैंने अज्ञानी जी को फोन किया। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो? कह रहा भाई साहब ये तो बहुत गालियां दे रहे हैं। मैं भी बात कर रहा हूं। हम दोनों मिले, हमने एक टीम बनाई और टीम बना करके क्या किया, लोगों को तैयार किया, लगातार धड़ाधड़ मीटिंगें की। लेकिन अब मैं आता हूं अपने उन समाज की पीड़ा पर कि भाई हम लोग, हमारे दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे अपने लोग लैग पुलिंग करने वाले हैं। उन लोगों से बच के रहिएगा। अब वो लोगों का नाम इतिहास में जब कभी लिया जाएगा, ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा। किसी की उम्र 20 साल होगी, किसी की उम्र 40 साल और बची होगी या 50 साल बची होगी, लेकिन आपके जाने के बाद जब इतिहास में पढ़ा जाएगा नाम, तो उनका नाम विभीषण में कहलाया जाएगा और आपका नाम सेना में कहलाया जाएगा। साथियों, हमारे अपने समाज के लोगों को चाहिए कि ये जो आरक्षण है, इसकी वजह से मैं वैज्ञानिक बना, ये जो आरक्षण है उसकी वजह से मैं MSc कर पाया, ये जो आरक्षण है उसकी वजह से मुझे नौकरी मिली, ये जो आरक्षण है उसकी वजह से मेरे बेटे तीनों BTech MBA बने और अच्छी सर्विस कर रहे हैं। क्यों? अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद मुझे कोई चपरासी भर्ती नहीं करता। मेरी योग्यता मेरी जाति थी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी पहचान मेरी वाल्मीकि जाति से होती है। मेरी पहचान एज ए ब्रह्म प्रकाश मौसम वैज्ञानिक के नाम से नहीं होती, मेरी पहचान मेरी जाति की वजह से होती है। तो जब जाति की वजह से होती है तो आरक्षण में वर्गीकरण भी उपजाति की वजह से अलग होना चाहिए। यह हमारी मांग है, यह हमारी मांग है। एक गरीब वर्ग का बच्चा जो झाड़ू मार रही है, मां जिसकी, जो 5 बजे उठती है, अपने बच्चों को 2 रोटी बना करके रख के जाती है और कहती है बेटा स्कूल चले जाना, कहती है ना जी। उसका बेटा, मेरी मां खुद ये, मेरी दादी खुद ये काम करती थी। मैंने 10 पैसे की पढ़ाई की है, 12 पैसे की पढ़ाई, 12 पैसे फीस जाती थी, 12 पैसे फीस जाती थी। मैं उस पैसे से पढ़ा हूं, उस पैसे से पढ़ा हूं। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्गीकरण के अंदर क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। हमारी समाज के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो 2-4 लोगों की वजह से पूरे समाज को क्रीमी लेयर से अलग नहीं किया जा सकता। वी वांट द क्रीमी लेयर इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उपवर्गीकरण एंड कैटेगराइजेशन। We want categorization, schedule caste A, schedule caste B, as per the DOPT government rule, as per the decision of the Supreme Court 1 अगस्त 2024। ये हमको चाहिए। साथियों, बहुत ये सारी विषयों को मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। एक बात और मैं बहुत कहनी भूल गया हूं, आप सुन लीजिएगा, बहुत अहम बात है। जाटव समाज के लोग पता क्या कहते हैं? एक लड़के ने भी एक वीडियो वायरल किया, वाल्मीकि की क्या वो थी। अरे भाई, वाल्मीकि तो वो ज्ञानी थे जिसको तुमने राम राम करना सिखा दिया, उसको तुम गाली दे रहे हो। अरे पहले हमें कोई भंगी चूड़ा कहता था तो हमारा अपमान महसूस होता था। वो हमारे
हमारे आदर्श हैं, वो हमारे धर्म गुरु हैं, वो हमारी पहचान है। उस नाम से हमें पुकारा जाता है, वाल्मीकि जी कहा जाता है, तो हमें सम्मान महसूस होता है। हमने तो तुम्हारे कभी संत रविदास को ये नहीं कहा कि भाई संत रविदास भी तो भगत थे राम के, गंगा के भी तो वो भगत थे। और आप जिस धर्म को छोड़ करके तथागत बुद्ध की बात करते हो, तो बुद्ध भगवान कौन सी चमार जाति के थे? बुद्ध भगवान भी तो बौद्धिस्ट थे, तो वो भी तो ठाकुर थे, वो राजा थे और वो राजपूत थे। आपने राजपूत को अपनाया है। और अगर वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे, वो आदिवासी थे, आदि कवि थे, उन्होंने रामायण लिखी थी और वो पैदा नहीं हुए थे, वो अजन्मे थे। इसलिए उनका नाम जयंती के नाम से नहीं मनाया जाता, उनकी जन्मोत्सव प्रकोत्सव कमेटी मनाई जाती है, जन्म तिथि नहीं मनाई जाती है। बाकी धरती पर जितने लोग पैदा हुए हैं उनकी जन्म तिथि मनाई जाती है। और केवल महर्षि वाल्मीकि ऐसे हुए हैं जिनका पर्व जो मनाया जाता है पूर्णमासी के दिन, वो प्रकोत्सव के नाम से मनाया जाता है। वो प्रकट हुए थे, उनका कोई अंत नहीं है।